पढ़ेंगे कंडक्टिंग सिस्टम इन हार्ट एंड एक्शन पोटेंशियल इन हार्ट। तो सबसे पहले जो हार्ट है उसकी मसल किसकी बनी हुई होती है? कार्डिक मसल्स की बनी हुई होती हैं। और कार्डिक मसल्स कैसे होते हैं? स्ट्राइटेड मसल्स। स्ट्राइटेड का मतलब उनके पास एक्टिन एंड मायोसिन के थिन और थिक बैंड्स रहते हैं जो एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से अरेंज रहते हैं कि वो स्ट्राइटेशन जैसी अपीयरेंस देती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपकी जो कार्डिक मसल्स होती हैं वो इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, वो हमारे विल के अंदर नहीं होती। अब कार्डिक मसल स्केलेटल मसल में डिफरेंस एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि जो कार्डिक मसल्स हैं उनमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होती हैं क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्शन कर रही है लगातार, और स्केलेटल मसल में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कम होती हैं। अगर मैं बात करूं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो वो कार्डिक मसल में कम होती है और स्केलेटल मसल में ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो आपके हार्ट होते हैं उनकी सेल को मायोसाइट्स कहते हैं, और दो तरीके के सेल होते हैं। एक जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सके, यानी कि जो इम्पल्स जनरेट कर सके कॉन्ट्रैक्शन के लिए। दूसरे जो इम्पल्स जनरेट नहीं कर सकते पर उसको कैरी कर सकते हैं। तो दो तरीके के सेल देखिए, जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं उनको नोडल सेल्स कहते हैं, और जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर सकते उनको नॉन नोडल सेल्स कहते हैं। अब जो नोडल सेल्स होते हैं ऑटोरिदमिक होते हैं, यानी कि खुद से रिदम बनाते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, ठीक है जी, कि इतने सेकंड बाद ये दोबारा साइकिल रिपीट करेंगे, इनमें कोई रिदमिसिटी नहीं होती। अब जो नोडल सेल्स होते हैं उनके पास खुद के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी कम होती है, पर जो आपके नॉन नोडल सेल्स रहते हैं जो इम्पल्स का कंडक्शन कराते हैं उनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी ज़्यादा रहती है, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। पर जो इम्पल्स जनरेट करता है वो क्या होता है? नोडल सेल। तो आपका पूरा का पूरा जो हार्ट है उसमें नोडल टिश्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है जी। क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है? नोडल टिश्यू। अब ये नोडल टिश्यू क्या है? स्पेसिफिक आप समझ सकते हैं कि स्पेशलाइज्ड कार्डिक मस्कुलेचर है, ठीक है जी, जो क्या जनरेट करते हैं? एक्शन पोटेंशियल। अब देखिए नोडल टिश्यू पूरे हार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हर नोडल टिश्यू क्या जनरेट कर सकता है और हर नोडल सेल क्या जनरेट कर सकता है? एक्शन पोटेंशियल। पर जिम्मेदारी केवल दो लोगों को दी गई है, एक दी गई है एसए नोड को, एक दी है एवी नोड को। एसए नोड आपकी एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन करता है, वो चाहता है कि एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन एक साथ हो, और जो एवी नोड है वो क्या कर रहा है? वो चाहता है कि वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन एक साथ हो, ठीक है जी। अब सबसे पहले देखते हैं एसए नोड। एसए नोड को क्या कहते हैं? हीच फ्लैक नोड भी कहते हैं। अब ये होर्सशू शेप नोड रहता है और ये स्पेसिफिक कार्डिक मस्कुलेचर है जो कहाँ लोकेटेड होता है? याद रखिए ये लोकेटेड होता है अपर राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। तो अपर राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम में लोकेटेड होता है, जस्ट बिलो इंफीरियर टू द सुपीरियर वेना कावा। यहाँ पे आपका एसए नोड लोकेटेड होता है जिसको साइनो एट्रियल नोड भी कहते हैं। ये होर्सशू शेप होता है। अब ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। कितना जनरेट करता है? 60 to 80 एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। ऑन एन एवरेज ये 75 एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है 75 बीट्स पर मिनट। जितने एक्शन पोटेंशियल होंगे उतनी ही बीट्स होंगी। अच्छा, ये बात हमको समझ में आती है। अब हार्ट की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि एक मायोजेनिक है। ह्यूमन हार्ट जो होता है वो मायोजेनिक होता है। इसका मतलब अगर उसे ह्यूमन बॉडी से निकाल के बाहर भी रख दिया जाए वो तब भी क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करता रहेगा। वो नर्वस सिस्टम उससे इम्पल्स जनरेट नहीं करती, जैसे कि नर्वस सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम में जो आपकी होती है वो इम्पल्स जनरेट करती हैं, पर यहाँ पे एसए नोड जनरेट कर रहा है। तो नर्वस सिस्टम क्या कर सकता है? नर्वस सिस्टम आपके हार्ट रेट को बढ़ा सकता है या घटा सकता है, पर उसे चालू नहीं कर सकता। एक्शन पोटेंशियल तो स्टार्ट एसए नोड से ही होंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। अगर हार्ट बीट बढ़ा रहा है नर्वस सिस्टम तो ट्रैकीकार्डिया कहेंगे, घटा रहा है तो ब्रेडीकार्डिया कहेंगे। अच्छा, ये रहा आपका एसए नोड। एसए नोड थोड़ा बड़ा होता है एवी नोड से। अब एवी नोड की बात करें, एवी नोड कहाँ लोकेटेड होता है? एवी नोड लोकेटेड होता है इंटर एट्रियल सेप्टम। जो दो सेप्टम डिवाइड कर रहे हैं एट्रिया को, इसको कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। जस्ट अबव ये आपके जो वॉल्स प्रेजेंट है, जिनको आप क्या कह देते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल, उनके जस्ट अबव प्रेजेंट होता है। या फिर मैं कह दूं ये प्रेजेंट है लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम में, जस्ट बिसाइड द कोरोनरी साइनस। जहां पे कोरोनरी साइनस की ओपनिंग होती है उसके जस्ट साइड में एवीएन सिचुएटेड होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, जिसका दूसरा नाम है नोड ऑफ तोरान, ठीक है जी। ये बात आपको समझ में आ गई। अब एसए नोड को पेसमेकर कहता है, नेचुरल पेसमेकर, क्योंकि ये खुद ही क्या जनरेट करता है? इम्पल्सेस। पर जो आपका एवी नोड है इसको पेस सेटलर कहते हैं। ये एसए नोड से छोटा होता है और कम एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। अब एसए नोड से कुछ ब्रांचेस जा रही हैं जो क्या करती हैं? दोनों एट्रिया में साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्शन करती हैं।
तो इसकी एक ब्रांच है जिसे कहते हैं बैकमैन ब्रांच। अभी बैकमैन ब्रांच कहाँ से जा रही है? इंटरएट्रियल सेप्टम से जा रही है। कहाँ पर? आपकी जा रही है लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम में क्या करवाएगी? इंपल्स को कंडक्ट करवाएगी और कॉन्ट्रैक्शन करवाएगी। इतनी बात हमको समझ में आ गई। अब नेक्स्ट जो AVN है, जिसको आप एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड कह रहे हैं, उससे AV बंडल अराइज होते हैं। ये आपके जो ब्लू से दिखाए हैं ये AV बंडल है। अब AV बंडल जब इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पे आ जाता है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम यानी कि जो वेंट्रिकल्स को सेपरेट कर रहा है, तो वो दो ब्रांचेस में डिवाइडेड हो जाते हैं, जिनको कहते हैं राइट बंडल और लेफ्ट बंडल। अब ये राइट बंडल और लेफ्ट बंडल मायोकार्डियल या फिर एंडोकार्डियम में चले जाते हैं और क्या बनाते हैं? पुरकिंजे फाइबर, जिन्हें एंडोकार्डियल पुरकिंजे फाइबर कहते हैं। अब ये राइट एंड लेफ्ट बंडल, AV बंडल और पुरकिंजे फाइबर सबको मिला के हम बंडल ऑफ फिश कहते हैं। तो नोडल टिश्यू आपके कितने तरीके के दिख रहे हैं? पहला आपको SA नोड दिखा, AV नोड दिखा, लेफ्ट एंड राइट बंडल दिखे, पुरकिंजे फाइबर दिखे और बंडल ऑफ फिश दिखा। तो 5 तरीके के नोडल सेल कंपोनेंट्स आपको दिख रहे हैं, जो कि कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट बना रहे हैं, जो इंपल्स को जनरेट कर रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब जो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो इंपल्स जनरेट होती है, वो ठहरती है कुछ समय के लिए, 0.1 सेकेंड के लिए वो ठहरती है, ताकि एट्रियम में जो ब्लड है वो वेंट्रिकल्स में आराम से फिल हो जाए। तो 0.11 सेकेंड का गैप होता है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब मैं जब से कह रहा हूँ एक्शन पोटेंशियल क्या है, ठीक है जी। अगर एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता तो आपका हार्ट रहता है रेस्टिंग स्टेज पे, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा। जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा उसे डायस्टोल कहते हैं। तो डायस्टोल के टाइम पे जो हार्ट की मसल्स होती हैं वो पोलराइज स्टेट में होती हैं। पोलराइज स्टेट का मतलब क्या है कि पॉजिटिव चार्ज बाहर प्रेजेंट है और नेगेटिव चार्ज अंदर की तरफ प्रेजेंट है। पर जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है तो उस एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने से क्या होता है कि नेगेटिव बाहर हो जाता है और पॉजिटिव अंदर हो जाता है। ठीक है जी, और मेम्ब्रेन क्या हो जाती है? डीपोलराइज। और तब क्या होता है? डायस्टोल नहीं, सिस्टोल होता है, कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। अब मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा कि एक्शन पोटेंशियल है जो रिस्पॉन्सिबल है पोलराइज को डीपोलराइज्ड बनाने के लिए, यानी कि डायसिस्टोल को सिस्टोल में कन्वर्ट करने के लिए। अब जो ये पोटेंशियल रहता है जब मेम्ब्रेन पोलराइज्ड है, वो रेस्ट पे है, तो उसे कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए, अब जो हार्ट मसल की बात करें, जो आयंस बाहर रहते हैं, जो बाहर वाली मेम्ब्रेन को पॉजिटिव बनाते हैं ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेज, तो रेस्टिंग स्टेज के टाइम पे आपके सोडियम और कैल्शियम आयन बाहर की तरफ ज्यादा प्रेजेंट होते हैं और पोटेशियम आयन अंदर की तरफ ज्यादा प्रेजेंट होता है। पर जैसे एक्शन पोटेंशियल आ जाता है तो पोलराइज्ड मेम्ब्रेन्स क्या हो जाते हैं? रिवर्स, यानी कि आपके सोडियम और कैल्शियम अंदर ज्यादा हो जाते हैं और पोटेशियम बाहर ज्यादा हो जाते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए, अब हम पढ़ रहे हैं कि कैसे कंडक्ट हो रही है इंपल्स और कैसे जनरेट हो रही हैं। तो सबसे पहले आपका ये जो सेल है, ये आपको पेसमेकर सेल है और ये है नॉन पेसमेकर सेल। यह आपका नोडल सेल और यह है नॉन नोडल सेल, कह सकते हैं आपका एक कॉन्ट्रैक्टाइल सेल है और ये आपका नोडल सेल है। अब नोडल सेल देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अगर हार्ट रेस्ट पे है तो उसकी मेम्ब्रेन पोलराइज्ड होती है। पोलराइज्ड का मतलब बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव। तो इस कंडीशन में सोडियम आयन और कैल्शियम आयन बाहर ज्यादा है और पोटेशियम आयन अंदर क्या है? ज्यादा है। अब ये कैसे मेंटेन कर रखा है? अब इस पोटेंशियल को मेंटेन करना पड़ेगा ना, जब तक नई इंपल्स ना आ जाए। तो जब तक एक्शन पोटेंशियल नहीं आता तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए आपके पास होता है यहाँ पे मेम्ब्रेन में ATPase सोडियम पोटेशियम पंप, जो क्या करता है? 3 सोडियम को बाहर डालता है और 2 पोटेशियम अंदर सेल के भेजता है, जिसकी वजह से सोडियम आयन की कंसंट्रेशन बाहर बढ़ती रहती है और पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन अंदर बढ़ती रहती है, जिसकी वजह से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन रहता है। अब जब तक इंपल्स नहीं आ रही ना, तब तक ये ऐसा करता रहेगा, जिसकी वजह से एक स्टेज होती है ये कुछ ज्यादा ही पोलराइज्ड हो जाता है, जिसको कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। तो हाइपर पोलराइजेशन जब होता है तब इसका जो वोल्टेज होता है वो होता है -60 मिलीवोल्ट। अब ध्यान से सुनिए, जो पेसमेकर सेल होता है उसमें एक ट्रू रेस्टिंग फेज कभी देखा ही नहीं जाता, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है। बस एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जब हाइपर पोलराइजेशन होता है, जब -60 मिलीवोल्ट होता है, तब देखने को मिलता है। ठीक है जी, तो ध्यान से सुनिए, जैसे ही हाइपर पोलराइज्ड हो जाता है तो कुछ ग्रुप ऑफ चैनल, जिन्हें हम क्या कहते हैं? HCN चैनल्स ओपन हो जाते हैं। अभी HCN चैनल क्या होते हैं? HCN चैनल होते हैं हाइपर पोलराइजेशन एक्टिवेटेड साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड गेटेड चैनल्स। इनसे क्या होता है? ये चैनल खुलने से
क्या होता है, और ये चैनल ध्यान सुनिए कब खुलते हैं, ये चैनल केवल तब खुलते हैं जब मोस्ट नेगेटिव पोटेंशियल होता है, कहाँ पर, अंदर की तरफ, जब हाइपर पोलराइज्ड होती है मेम्ब्रेन। क्योंकि मोस्ट नेगेटिव के टाइम पर ये चैनल खुलते हैं, तो इन चैनल से जब आयन पास करते हैं तो जो वो करंट बनाते हैं उनको फनी करंट कहता है। तो कभी कभार इन्हें फनी चैनल्स भी कह देते हैं। तो ध्यान से सुनिए, जैसी हाइपर पोलराइजेशन होगा आपके सोडियम पंप खुल जाएंगे, यानी कि एससीएन चैनल खुल जाएंगे, जिन्हें फनी चैनल भी कह रहे हैं। तो सोडियम आयन की कंसेंट्रेशन अंदर बढ़ती रहेगी। अब सोडियम आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ती रहेगी तो ग्राफ से देखिए, पहले -60 मिलीवोल्ट था, अब धीरे 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 पोटेंशियल बढ़ने लग गया। अब ये सोडियम चैनल्स क्या करेंगे, अब ये सोडियम चैनल्स आपके कैल्शियम चैनल को ओपन करेंगे। कौन से वाले कैल्शियम चैनल को, टी टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल। दो तरीके के कैल्शियम चैनल होते हैं, टी एंड एल टाइप। टी का मतलब ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट मतलब थोड़े कम टाइम के लिए, और एल का मतलब होता है लॉन्ग। अब ये ट्रांजिएंट होते हैं, इनको कम पोटेंशियल चाहिए होता है खुलने के लिए, और एल टाइप को ज्यादा चाहिए होता है। तो Na जो आयंस है वो प्रेशर लगा रहे हैं टी टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल में, और उन्हें कॉन्ट्रैक्शन करवा रहे हैं और कैल्शियम चैनल खुल रहे हैं। मान लीजिए -55 मिलीवोल्ट पे ये टी टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल खुल गए, तो कैल्शियम चैनल क्या करेंगे, और पॉजिटिव बढ़ा रहे हैं अंदर, है ना, क्या कर रहे हैं, अंदर की तरफ पॉजिटिव बढ़ा रहे हैं। तो जैसे ही अंदर की तरफ पॉजिटिव बढ़ा रहे हैं तो क्या होता है, तो धीरे धीरे पोटेंशियल बढ़ने लगता है, और कहां तक पहुंच जाता है, -40 मिलीवोल्ट तक, -40 मिलीवोल्ट तक। अब -40 मिलीवोल्ट तक क्या होता है, अब -40 मिलीवोल्ट जैसे ही आता है तो एल टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल खुल जाते हैं। अब मैं थोड़ा सा एक बार आपको और रिवाइज कर देता हूं कि हाइपर पोलराइजेशन क्या है। जैसी हाइपर पोलराइजेशन हो रहा है ना, उसके जस्ट बाद इंपल्स आती है। तो जैसी इंपल्स आती है, आपको पता है अंदर पॉजिटिव ज्यादा होना चाहिए, बाहर नेगेटिव, तो उसी की प्रिपरेशन चल रही है। तो अंदर पॉजिटिव होने के लिए आपके फनी चैनल या एससीएन चैनल, और या फिर सोडियम पंप से सोडियम अंदर आ रहा है जो उसको पॉजिटिव बना रहा है, ये सोडियम प्रेशर लगा रहा है टी टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल पे, और ये टी टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल कम पोटेंशियल पे ही ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम रिलीज कर रहे हैं। अब ये कैल्शियम रिलीज करने के बाद क्या हो रहा है, जैसे -40 मिलीवोल्ट पोटेंशियल पहुंच जाता है तो एल टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल खुल जाते हैं। अब चैनल को कैसे पता कब खुल रहे हैं कब नहीं खुल रहे, तो चैनल एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे खुलते हैं और एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे बंद होते हैं। तो जो पर्टिकुलर वोल्टेज चाहिए एल टाइप ऑफ चैनल्स को खोलने के लिए वो है -40 मिलीवोल्ट, और इसी को कहते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज। थ्रेशोल्ड वोल्टेज होती है मिनिमम वोल्टेज जिसके नीचे कंडक्शन होगा ही नहीं। तो कम से कम इन सोडियम और कैल्शियम चैनल को इतना पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि सोडियम पंप और टी टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल को कम से कम -40 मिलीवोल्ट तक पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा, ताकि इंपल्स आगे जनरेट हो सके। तो -40 पे एल टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल खुल गए। अब जो एल टाइप ऑफ चैनल होते हैं, जैसे सोडियम वाले चैनल थे वो बहुत फास्ट थे, तो जल्दी जल्दी सोडियम अंदर आ गया, पर जो एल टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल है जो -40 मिलीवोल्ट पे खुले हैं, ये स्लो होते हैं। तो धीरे 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 कैल्शियम अंदर आ रहा है, और धीरे 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 पोटेंशियल क्या हो रहा है, +10 मिलीवोल्ट तक जा रहा है। इसी कारण की वजह से ग्राफ स्टीपर नहीं होता, ठीक है जी, यानी कि वाई एक्सिस के क्लोज नहीं होता, क्योंकि धीरे 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 क्या हो रहा है, कैल्शियम चैनल खुल रहे हैं। ठीक है जी, ये बात हमको समझ में आ गई, ये कैल्शियम चैनल खुल रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, अब जैसे ही ये पीक पे पहुंच जाएंगे, यानी कि पीक पॉजिटिव पोटेंशियल पे पहुंच जाएंगे, यानी कि पूरे के पूरे डीपोलराइज हो जाएंगे, मैक्सिमम डीपोलराइजेशन पोटेंशियल हो जाएगा, तो आपके कैल्शियम चैनल क्लोज हो जाते हैं। ओके, कैल्शियम चैनल क्लोज हो गए तो कौन से चैनल खुलते हैं, फिर आपके खुलते हैं पोटेशियम चैनल्स। अब ये पोटेशियम चैनल्स क्या करते हैं, ये पोटेशियम चैनल्स बाहर की तरफ पोटेशियम को भेजते हैं। अब ये बाहर की तरफ पोटेशियम को भेजते हैं तो धीरे धीरे क्या होने लगता है, पोटेंशियल वापस गिरने लगता है, जिसको कहते हैं रीपोलराइजेशन। ये डीपोलराइजेशन था, ठीक है जी, डीपोलराइजेशन, और अब क्या हो रहा है, रीपोलराइजेशन। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होने लगा, रीपोलराइजेशन होने लगा। पर अगर हमें वापस उसी फेज पे आना है हाइपर पोलराइजेशन के, तो हम क्या चाहते हैं, उस स्टेज में क्या होता है, आपको पता है जब मेम्ब्रेन पोलराइज्ड होती है तो सोडियम और मैग्नीशियम बाहर होते हैं और पोटेशियम अंदर होता है, पर हम तो यहाँ देख रहे हैं पोटेशियम बाहर है और सोडियम और कैल्शियम अंदर है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ चैनल होते हैं, जैसे कि ATPase, ये क्या करेगा, 3 सोडियम को बाहर भेजेगा और 2 पोटेशियम को अंदर भेजेगा। अब कैल्शियम बाहर कैसे जा रहे हैं, ये 3 सोडियम आपके पास होता है सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, ये 3 सोडियम को अंदर भेज रहा है, कैल्शियम को बाहर भेज रहा है, और ये 3 सोडियम ATPase पंप से बाहर जा रहे हैं और पोटेशियम अंदर जा रहे हैं। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, कैल्शियम और सोडियम बाहर बढ़ रहा है और पोटेशियम अंदर की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है जी, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे हो रहा है।
एक चीज़ और सुन लीजिए, जो मैंने सोडियम कैल्शियम चैनल है मैं थोड़ी देर बताना भूल गया, ये और किस चीज़ में हेल्प करते हैं। जब मैंने आपको कहा था कि सोडियम पंप खुल रहे हैं, सोडियम बढ़ रहा है, तो उसमें भी हेल्प करते हैं। ठीक है जी, इसे कहते हैं कैल्शियम क्लॉक, जिसकी वजह से सोडियम आयन अंदर बढ़ते डीपोलराइजेशन के टाइम पे और मेम्ब्रेन डीपोलराइज्ड होने लगती है। ठीक है जी, -40 वोल्ट तक, फिर ये बंद हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलिए। अब जो ये दो सेल है, ये कौन सा सेल था? नोडल सेल, और ये था नॉन नोडल या कॉन्ट्रेक्टाइल सेल। ये दोनों के दोनों सेल एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं थ्रू इंटरकैलेटेड डिस्क। अब इंटरकैलेटेड डिस्क में दो चीजें होती हैं, एक होता है गैप जंक्शन और एक होता है डेस्मोसोम्स। अब ये गैप जंक्शन क्या है? अब मान लीजिए एक्शन पोटेंशियल SN0 ने जनरेट कर लिया, इतना कुछ करके उसने एक्शन पोटेंशियल जनरेट करा। ये कब की बात चल रही है? जब इसने एक्शन पोटेंशियल जनरेट करा, जब Na+ आयन अंदर आने लगे, तो तब क्या होता है? ये जो गैप जंक्शन है, अब ये गैप जंक्शन के थ्रू एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? कॉन्ट्रेक्टाइल सेल में पास होता है। ठीक है जी, जब ये रेस्ट पे थे, दोबारा बता रहा हूं, जब ये रेस्ट पे थे नोडल सेल, तो इनके अंदर पोटेशियम ज्यादा था, तो पोटेशियम आयन का फ्लो होता था इन गैप जंक्शन से। पर जैसे ही ये सेल क्या करने लगे? एक्शन पोटेंशियल क्यों करने लगे? क्योंकि सोडियम पंप, SCN चैनल कह दो, फनी चैनल कह दो, या फिर सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर की वजह से सोडियम अंदर बढ़ने लगे, तो क्या होने लगी? डीपोलराइज होने लगी। तो डीपोलराइजेशन की वजह से ये कौन से T टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल खुल गए। फिर जब वो -40 मिलीवोल्ट पे पहुंचा तो L टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल खुल गए। तो इन सब पॉजिटिव चार्जेस की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल आने लगा, यानी कि मेम्ब्रेन डीपोलराइज्ड होने लगी। तो इस डीपोलराइज स्टेट में यहाँ पे कौन ज्यादा है? यहाँ पे सोडियम और कैल्शियम ज्यादा है। तो ये सोडियम और कैल्शियम कहां से जाएंगे? गैप जंक्शन से कौन से? कॉन्ट्रेक्टाइल सेल में जाएंगे। और ये सोडियम और कैल्शियम ही क्या करेंगे? ये दूसरे सेल में इंपल्स देंगे कि तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट होना है। ठीक है, गैप जंक्शन का काम समझ में आ गया। अब जो गैप जंक्शन होते हैं, ये कॉनेक्सिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। अब आ जाते हैं डेस्मोसोम्स। डेस्मोसोम्स क्या कर रहे हैं? इन दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं। कैसे? अभी कनेक्ट कैसे कर रहे हैं? अब जो डेस्मोसोम्स होते हैं आपके कैडेनिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। अभी डेस्मोसोम को जो हेल्ड कर रहा है, जोड़ के रख रहा है, उसको कह रहे हैं डेस्मोप्लेकिन। और डेस्मोप्लेकिन किससे कनेक्टेड है? कैरेटीन से। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है जी, अब ध्यान से सुनिए, यहां से क्या चला गया आपका अंदर? जब इसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ था इस टाइम पे, तो इस टाइम पे आपके कैल्शियम यहां चले गए और यहां से आपके Na+ चले गए। अब Na+ और कैल्शियम जाने की वजह से इसका में क्या होने लगेगा? एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने लगेगा। उससे पहले की बात बताता हूं, जब ऐसा नहीं हो रहा था, जब ये रेस्ट पे था, तो रेस्ट के टाइम पे इसका भी एक पोटेंशियल होता है। वो कितना होता है? -90 मिलीवोल्ट होता है। इसमें आपको ट्रू रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल देखने को मिलता है। और ये -90 मिलीवोल्ट भी मेंटेन करना पड़ता है। तो मेंटेन करने के लिए वही जैसे यहाँ पे होते थे, एक होता है ATP पंप, जो 3 सोडियम बाहर फेंकता है और 2 पोटेशियम अंदर, और दूसरा रहता है आपका सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। ठीक है, जो क्या करता है? कैल्शियम को, आपका जो कैल्शियम होता है उसको बाहर भेजता है और सोडियम को अंदर भेजता है। दिख रहा है? और ये 3 सोडियम ATPase पंप बाहर भेज देता है और पोटेशियम अंदर, जिसकी वजह से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या होता है कि कैल्शियम और आपका जो सोडियम है वो बाहर ज्यादा होता है और पोटेशियम अंदर ज्यादा हो जाता है। तो ये 2 पंप हैं जो इस चीज को रेगुलेट कर रहे हैं, यानी कि -90 मिलीवोल्ट का पोटेंशियल बना के रख रहे हैं। पर यहाँ पे आपको देखने को मिला ही नहीं था ट्रू रेस्टिंग पोटेंशियल। ठीक है जी, पर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जब यहाँ पे से इंपल्स यहाँ पे गई, यानी कि कैल्शियम और सोडियम यहाँ पर गए, तो जैसे कैल्शियम और सोडियम यहाँ पर जाते हैं तो पोटेंशियल धीरे 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 बढ़ने लगता है। कितना पहुंच जाता है? -70 मिलीवोल्ट पे। वेरी इंपॉर्टेंट, कहां पहुंच जाता है? -70 मिलीवोल्ट पे, क्योंकि यहां से गए इंपल्सेस यहां तक। अगर -70 पे नहीं पहुंचा ना तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। तो यहां से जो कैल्शियम और सोडियम आना चाहिए उसका इसका पोटेंशियल कम से कम कितना कर देना चाहिए? -70 मिलीवोल्ट पर। अब -70 मिलीवोल्ट पे क्या होता है? यहाँ पे जो सोडियम पंप है वो ओपन हो जाते हैं और सोडियम आयंस को अंदर भेजने लगते हैं। और जो सोडियम आयन का फ्लो होता है ना, ये बेटा बहुत तेज होता है, जिसकी वजह से देखो एकदम से ऊपर जाने लगा है। ठीक है, यहाँ पे कैसा हो रहा था? स्लो। तो यहाँ पे जो ग्राफ है वो स्टीपर है, वाई एक्सिस के क्लोज है, पर यहाँ पे स्टीपर नहीं है, क्योंकि यहाँ कैल्शियम चैनल स्लो कैल्शियम डाल रहे थे, पर यहाँ पे जो सोडियम है वो जल्दी जल्दी आ रहा है। ये बात आपको समझ में आ रही है? अब जो आपको फेज देखने को मिल रहा है कि जल्दी जल्दी डीपोलराइजेशन हो रहा, उसमें मेन रोल किसका है? सोडियम का, जो कि -70 मिलीवोल्ट पे खुल रहे हैं। अब धीरे 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 पोटेंशियल बढ़ेगा। जब ये +40 मिलीवोल्ट पे पहुंच जाएगा तो क्या होगा? +50
सॉरी प्लस 40 मिली वोल्ट पे क्या होगा, जो आपके एल टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल है, ये दिख रही है आपको, ये जो ग्रूव है ना ट्रांसवर्स टिब्यूल कहते हैं, इसमें एल टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे और वो कैल्शियम देने लगेंगे। तो यानी कि ध्यान से सुनिए, एनए चैनल कब ओपन हुए, -70 मिली वोल्ट पे, और +40 मिली वोल्ट पे क्या ओपन हुए, आपके एल टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल। तो ये दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं डीपोलराइजेशन में। सबसे ज्यादा कौन करता है, एनए, पर कैल्शियम का भी थोड़ा बहुत रोल होता है। पर जैसे ही अपनी पीक पे पहुंच जाएंगे, जैसे ही अपनी पीक पे पहुंच जाएंगे, डीपोलराइजेशन पोटेंशियल अपनी पीक पे पहुंच जाएगा, तो आपके जो सोडियम चैनल है वो क्लोज हो जाते हैं, ठीक है, सोडियम चैनल क्या हो जाएंगे, बंद, और पोटेशियम चैनल ओपन हो जाते हैं, ठीक है जी, और कैल्शियम चैनल जो ओपन थे वो ओपन ही रहते हैं, ठीक है जी। अब ये पोटेंशियल चैनल ओपन होने की वजह से धीरे धीरे पोटेंशियल वापस घटने लगता है, ठीक है, इसको कहते हैं कि इनिशियल फेज ऑफ रीपोलराइजेशन, तो धीरे धीरे घटने लगता है। पर साथ में आपके कैल्शियम चैनल भी तो ओपन है ना, कैल्शियम चैनल तो बंद नहीं हुए, कैल्शियम चैनल भी ओपन है और के चैनल भी ओपन है। के चैनल बाहर पोटेशियम भेज रहा है, कैल्शियम चैनल अंदर कैल्शियम भेज रहा है, जिसकी वजह से थोड़े टाइम के लिए पोटेंशियल क्या रहता है, सेम, जिसको प्लेटिव फेज कहते हैं, ठीक है जी। इस प्लेटिव फेज में क्या रहता है, आपका पोटेंशियल सेम रहता है। अब ये प्लेटिव फेज में क्या होना है, कॉन्ट्रैक्शन। अभी मैंने कहा कि यहाँ पे कैल्शियम चैनल ओपन है, ठीक है जी, पर जो वो कैल्शियम आयंस जो वो प्रोड्यूस कर रहा है वो सफिशिएंट नहीं है कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए। तो क्या होता है, ये कैल्शियम चैनल जाते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। तो उसके पास एक रायनोडाइन चैनल होता है, जहां से वो जो एल टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल है, जो कैल्शियम निकाले थे, वो रायनोडाइन कैल्शियम चैनल को इंड्यूस करते हैं कि भाई तुम कैल्शियम निकालो, और इस मैकेनिज्म को कहते हैं कैल्शियम इंड्यूस कैल्शियम रिलीज। यानी कि जो कैल्शियम रिलीज हो रहा है वो रायनोटोइन या फिर रायनोडाइन चैनल्स को क्या कर रहा है कि इंड्यूस कर रहा है कि तुम भी कैल्शियम रिलीज करो। अब रायनोडाइन भी कई तरीके के होते हैं, जो कार्डिक मसल में पाए जाते हैं उन्हें RYR3 कहते हैं, RYR3। तो RYR3 क्या रिलीज करेगा, कैल्शियम रिलीज करेगा इन रिस्पॉन्स टू दिस कैल्शियम, ठीक है जी। अब ये कैल्शियम क्या करेगा, ये कैल्शियम आपका जाएगा मायोफिब्रिल्स पे। यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये रेड कलर के आपके मायोसिन फिलामेंट और ब्लू कलर के एक्टिन फिलामेंट है। तो दो चीजें होनी है, एक तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होगा, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी रिलीज करेगा। वो एटीपी किससे बाइंड करेगा, मायोसिन से बाइंड करता है, और मायोसिन से बाइंड करके क्या करेगा, मायोसिन से बाइंड करके उसको एक्टिवेट कर देगा, ठीक है जी। और नेक्स्ट है एक्टिन, जो है उसके चारों तरफ ट्रोपोमायोसिन होता है, जिसके ऊपर ट्रोपोनिन होता है। वो ट्रोपोनिन ना उसकी साइट को मास्क करके रखता है, एक्टिन की, एक्टिन के पास मायोसिन बाइंडिंग साइट होती है, उसको मास्क करके रखता है। तो ये कैल्शियम आयन उस ट्रोपोनिन से बाइंड हो जाएगा, उस जिसकी वजह से ट्रोपोनिन हट जाएगा, अनमास्क हो जाएगा, और जो एक्टिन के ऊपर मायोसिन की साइट है ना वो एक्सपोज हो जाएंगे, जिसकी वजह से एक्टिन और मायोसिन आपस में ब्रिज बना लेंगे और स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के हिसाब से एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते रहेंगे और कॉन्ट्रैक्शन होता रहेगा। ये बात आपको समझ में आ गई। बाकी आपको तो पता ही है, ये जेड लाइन होती है, दो जेड लाइन के बीच में सार्कोमियर होता है जो कि यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है जी। एक आपके पास आई बैंड होता है जिसमें एक्टिन है, मायोसिन में ए बैंड होता है, ये सब आपको पता है। जिसमें दोनों होते हैं उसे एस जोन कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। अब ऐसा तो नहीं है कि जिंदगी भर कॉन्ट्रैक्शन होता रहेगा। तो क्या होता है, आपके जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनमें एटीपी पंप होता है। वो एटीपी पंप क्या कर लेते हैं, कैल्शियम चैनल को वापस ले लेते हैं। इसमें जो हेल्प करता है वो आपका है फोस्फोलैम्बिन। ये फोस्फोलैम्बिन क्या करता है, ये फोस्फोलैम्बिन पहले तो इन चैनल को, कैल्शियम रिलीज चैनल को इनएक्टिवेट कर देता है और एटीपी पंप से कैल्शियम अंदर की तरफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चला जाता है। अगर ये कैल्शियम वापस ना जाए तो ये कॉन्ट्रैक्ट ही करती रहेंगी, ऐसा नहीं है। हमें कुछ सफिशिएंट टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्शन कराना, फिर कैल्शियम चैनल वापस ले लेते हैं। तो क्या होता है, प्लेटिव फेज में क्या हो रहा है, इनिशियल जो कैल्शियम रिलीज हो रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं है कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए, और जो हाफ ऑफ द प्लेटिव फेज से लेकर यहां तक क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। क्यों कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि जो कैल्शियम चैनल एल टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल जो कैल्शियम रिलीज करे थे, उन्होंने सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कैल्शियम चैनल से और कैल्शियम रिलीज करवाए, और वो कैल्शियम आपके मायोफिब्रिल्स में जाके ट्रोपोनिन से बाइंड करे, जिसकी वजह से स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के हिसाब से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया, ठीक है जी। तो ये आधा प्लेटिव फेजेस में क्या होता है, आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसी कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो जाता है, आपके जो कैल्शियम चैनल है वो क्लोज हो जाते हैं, ठीक है जी। कैल्शियम चैनल आपके क्लोज हो जाते हैं,
ठीक है, पर अभी भी पोटेशियम चैनल खुले हुए हैं। तो पोटेशियम चैनल क्या होते हैं कि पोटेशियम बाहर चला जाता है सारा का सारा, और पोटेशियम सारा का सारा बाहर जाने की वजह से ये पोटेंशियल कम होता रहता है, कम होता रहता है, कम होता रहता है, और वापस किस पे आ जाता है, -90 मिलीवोल्ट पे। पर आपको पता है -90 मिलीवोल्ट मेंटेन करने के लिए क्या बाहर होना चाहिए, बाहर होना चाहिए सोडियम और कैल्शियम, और पोटेशियम अंदर होना चाहिए। तो इसको करने के लिए आपके पास क्या है, ATPase पंप होता है या सोडियम पोटेशियम पंप होता है। तो 2 पोटेशियम अंदर की तरफ फेंकता है, 3 सोडियम बाहर की तरफ फेंकता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि पोटेशियम अंदर बढ़ जाते हैं, सोडियम बाहर बढ़ जाते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, अगर इतनी बात आपको समझ में आ रही है तो एक बार और हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। रिवीजन में देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है। सबसे पहले इंपल्स एसए नोड ने जनरेट करी। वो एसए नोड ने जो इंपल्स जनरेट करी वो कैसे करी, जब हाइपर पोलराइजेशन स्टेट आ गई, यानी कि -60 मिलीवोल्ट पे, -60 मिलीवोल्ट पे सोडियम चैनल खुल गए। उन सोडियम चैनल ने पोटेंशियल बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, और फिर उस कम पोटेंशियल से उन्होंने सोडियम चैनल ने टी टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल के पास गए, उनमें कॉन्ट्रेक्शन कराया और कैल्शियम चैनल खुल गए। कैल्शियम चैनल और सोडियम चैनल ने मिलकर -40 मिलीवोल्ट तक पोटेंशियल कर दिया, जो कि थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है। फिर उन्होंने जाके -40 मिलीवोल्ट पे एल टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल खुल गए, यानी कि धीरे धीरे कैल्शियम आयन आ रहे हैं, और धीरे धीरे कितना पोटेंशियल बना रहे हैं, +10 मिलीवोल्ट पोटेंशियल बना रहे हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपके कैल्शियम चैनल क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, और के चैनल ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से के बाहर जा रहा है और पोटेंशियल दोबारा क्या होने लगता है, गिरने लगता है, जिसे रिपोलराइजेशन कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि गैप जंक्शन के थ्रू जो यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ था, जब सोडियम और पोटेशियम चैनल खुले हुए थे, तो यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम ज्यादा था, तो वो सोडियम और पोटेशियम यहाँ से एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ठीक है जी। ये सोडियम और कैल्शियम और आपका जो सोडियम है, यही क्या है, यह है वेव ऑफ डीपोलराइजेशन। ठीक है जी, यानी कि ये आपकी कॉन्ट्रेक्टाइल सेल को क्या कर देगी, डीपोलराइज कर देगी। और ये कब ज्यादा प्रेजेंट होती है, दोबारा सुन लीजिए, कैल्शियम और सोडियम तब ज्यादा प्रेजेंट होते हैं जब यहाँ पे डीपोलराइजेशन चल रहा होता है। तो वो गैप जंक्शन के थ्रू आ जाएंगे यहाँ पे। अब गैप जंक्शन के थ्रू आ गए तो ये क्या करते हैं, ये पोटेंशियल को कर देते हैं -70 मिलीवोल्ट तक। -70 मिलीवोल्ट के बाद सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं। ठीक है जी, दिख रहा है आपको, ये बहुत फास्ट होते हैं। +40 मिलीवोल्ट पे आपके एल टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं। ठीक है, अब जैसी पीक पहुंचता है तो सोडियम चैनल क्लोज हो जाते हैं और पोटेशियम चैनल ओपन हो जाता है, पोटेशियम बाहर जाने लगता है। ठीक है, जिसकी वजह से पोटेंशियल थोड़ा सा कम होता रहता है, अर्ली फेज ऑफ रिपोलराइजेशन जिसे कहते हैं। उसके बाद कैल्शियम चैनल तो अभी भी ओपन है, जिसकी वजह से थोड़े टाइम के लिए आपको प्लेट्यू फेज देखने को मिलता है, जिसमें कॉन्ट्रेक्शन होता है हार्ट का। फिर फाइनली क्या होता है, कैल्शियम चैनल क्लोज हो जाता है आफ्टर कॉन्ट्रेक्शन, के चैनल अभी भी ओपन है, जिसकी वजह से सारा का सारा के बाहर चला जाता है और वापस क्या आने लगती है, मेम्ब्रेन रिपोलराइजेशन पे। पर रेस्टिंग मेम्ब्रेन बनाने के लिए आपके पास यहाँ पे ATP पंप होता है, जो सोडियम को बाहर फेंकता है और पोटेशियम को अंदर, जिसकी वजह से कंडीशन दोबारा रीसेट हो जाती है, जहाँ पे पोटेशियम और कैल्शियम बाहर ज्यादा है, सोडियम और कैल्शियम बाहर ज्यादा और पोटेशियम अंदर ज्यादा है। तो होप सो आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।